आपकी बात। मौर्यकालीन लघु शिलालेख अफगानिस्तान के कंधार, राजस्थान के भबरू, उत्तर प्रदेश के अहरौरा, बिहार के सासाराम, मध्य प्रदेश के रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, आंध्र प्रदेश के येरागुट्टी, राजुला मंदी मीरी और कर्नाटक के मास्की, उड़गुलान, सन्नति, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, गोविमठ, ब्रह्मगिरी, पालकी गुंडू से प्राप्त हुए हैं। भबरू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था व्यक्त की है, जबकि मास्की शिलालेख से प्रथम बार अशोक का नाम मिला और उन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया। गुर्जर, नेत्तुर, उड़गुलान तथा सन्नति से भी अशोक के नाम मिलते हैं। अन्य अभिलेखों में अशोक को देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जबकि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है तथा कंधार और तक्षशिला में यूनानी एवं अरमाइक भी प्रचलित थी। स्तंभ लेखों में 6 विभिन्न स्थलों से 7 आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, बिहार के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश के प्रयाग प्रमुख है। आदेश संख्या 2 में धम्म की परिभाषा दी गई है और आदेश 7 में कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। लुम्बिनी के स्मारक स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने बलि नामक कर को माफ किया, कर की दर घटाकर 1 से 1/8 कर दी। शाक्य मुनि के स्तूप का भी उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित लेख में लुम्बिनी के पास कनकामुनि के स्तूप का विस्तार कराया गया। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के स्तंभ लेखों में बौद्ध संघ में तनाव और अशोक के मध्य उसे रोकने के आदेश निश्चित होते हैं। कौशाम्बी के लेख से उसकी पत्नी कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख भी मिलता है, जिसे कभी कभी पारिवारिक लेख भी कहा जाता है। मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य एवं मूर्ति कला दोनों शामिल हैं, जिन्हें राजकीय कला के रूप में पहचान मिली है। स्थापत्य में स्तूप, स्तंभ, विहार प्रमुख है, जबकि मूर्ति कला में राजकीय और लोक मूर्तियां आती हैं। मौर्य काल विशेषतः अशोक के समय में स्तंभों का व्यापक निर्माण हुआ। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी एवं दिल्ली जैसे स्थल महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्तंभों का कलात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, साथ ही ये समकालीन लिपि और अशोक की नीतियों को समझने में मदद करते हैं। स्तूपों का सामान्य स्वरूप अर्धगोलाकार ढांचा, मेदी, प्लेटफॉर्म, हार्मिका, पवित्र बॉक्स, शीर्ष पर छत्र, प्रवेश द्वार, तोरण, सुरक्षा घेरा, रेलिंग, वेदिका और प्रदक्षिणा पथ से बना होता था। इसका निर्माण मुख्यतः बुद्ध के अवशेषों पर होता था। मृत्यु के बाद बुद्ध के 8 स्तूपों के निर्माण और मगध, वैशाली, कुशीनगर में स्तूपों के प्रमाण मिले। स्तूप स्थापत्य का विकास बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने के उद्देश्य से कराया। यह परंपरा सामाजिक रूप से भी प्रचलित रही, जहां महापुरुषों के मृतक अवशेषों पर मिट्टी के टीले बनाए जाते थे। अशोक से पूर्व भी स्तूप बनते थे। अभिलेखों में कनकमुनि एवं शाक्यमुनि के स्तूपों का उल्लेख है। अशोक को उत्साही स्तूप निर्माता माना गया है, जिसे 84,000 स्तूपियों का निर्माता भी कहा गया। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर सांची, सारनाथ, बोधगया, तक्षशिला के स्तूपों से अशोककालीन निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ। तोरण और रेलिंग लकड़ी के बने, जो अब नष्ट हो चुके हैं। शुंग काल में लकड़ी के बजाय पत्थर का उपयोग शुरू हुआ। विहार 2 प्रकार के होते थे, गुफाओं को काटकर निर्मित विहार और संरचनात्मक विहार। ये भिक्षुओं और सन्यासियों के निवास स्थान होते थे, जो विभिन्न संप्रदाय जैसे बौद्ध, जैन, आजीवक से जुड़े थे। मौर्यकालीन विहारों के दावे साहित्यिक साक्ष्यों से मिलते हैं। अशोक के काल में पहाड़ को काटकर विहार बनाए गए, जैसे गया की 3 गुफाएं, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़। उसी पहाड़ी पर दशरथ के काल की लोमेश ऋषि गुफा भी मिलती है। नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण भी इसी काल का है। इन गुफाओं की दर्शनीय विशेषताएं संकरा प्रवेश, आंगन, छोटे कमरे, मौर्यकालीन पॉलिश, प्रकाश के स्थान आदि थी। कुछ गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के उल्लेख भी मिलते हैं। पटना या पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त के कालीन राजभवन के अवशेष मिले हैं। मेगास्थनीज और फाहायान जैसे विदेशी यात्रियों ने महल की विशालता का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर नियोजन का भी उल्लेख किया। मौर्यकालीन मूर्तिकला में अशोक के काल में स्तंभों और अभिलेखों से कई पशु मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे धौली एवं कलसी से हाथी की, सारनाथ एवं सांची से सिंह की, रामपुरवा से वृषभ, बैल की मूर्तियां। इनमें शारीरिक अनुपात और सजीवता का ध्यान रखा गया है। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, चुनार आदि स्थान इस कला के प्रमुख केंद्र थे। संभवतः ये मूर्तियां राज्य के प्रति जनसमूह को जोड़ने के लिए थीं। लोक मूर्तियां पत्थर और मिट्टी दोनों से बनी
पत्थर की मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी प्रमुख हैं, जैसे पटना की चवरधारिणी यक्षिणी, मथुरा की मणिभद्र यक्ष। इनके निर्माण में सौंदर्य, अलंकरण और अनुपात का विशेष ध्यान था। संभवतः इनका सम्मान नगर की देवी देवताओं के रूप में किया जाता था। मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने आदि आम जनता के जीवन के प्रतिनिधित्व में उपयोग होती थी। मौर्य उत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक में भारत पर बाह्य आक्रमणों का क्रम शुरू हुआ, जिनमें हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण शामिल थे। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ। इनके प्रमुख शासकों में राजा मिलिंद 165-145 ईसा पूर्व और एंटियालकेड्स थे। हेलियोडोरस, जो शुंग शासक के दरबार में गया, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की और विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। माना जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के और लेखयुक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। इन्हीं के द्वारा भारतीय क्षेत्र में यूनानी या हेलेनिस्टिक कला का भी प्रारंभ हुआ। इनके काल में फलित ज्योतिष का प्रचलन बढ़ा। भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन कहा गया, जो धीरे धीरे सभी विदेशी लोगों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। अगली कक्षा में मौर्य उत्तर काल पर चर्चा जारी रहेगी।